बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इन्वायरमेंट का इशू ओवरऑल पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे और लाहौर में ख़ास तौर पे काफ़ी इशू है। स्मॉग जो है उसकी वजह से बेशुमार किस्म की बीमारियाँ हैं, और सिर्फ लाहौर में नहीं, साथ ही इंडिया में दिल्ली में भी ये इशू है, लेकिन लाहौर में इस वक्त पीक पे है। आखिर पिछले कई सालों से ये मसला चल रहा है, लेकिन इसका हल क्यों नहीं निकल सका है, इस पे आज हम बात करेंगे। जनरली अगर मैं बात करूं तो मैं फ्रांस में था, तो वहाँ मैंने देखा था कि वो डेली सुबह 3 से 5 के दरमियान पूरा शहर धो देते थे। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों नहीं ये काम किया जाता। एक तो पहले सफाई, जब बचपन में हम देखते थे कि रात के टाइम ही सफाई होती थी, अब जो है वो रात के टाइम सफाई वाला कंसेप्ट ख़त्म हो गया और दिन के टाइम में लोग सफाई कर रहे होते हैं, विच इज़ रॉन्ग कंसेप्ट। इसके साथ साथ अगर हमें स्मोक से निपटना है, आर्जी तौर पे हमारे पास एक सोल्यूशन मेरे हिसाब से है, जिसको पता नहीं क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता। मैं जब घर से निकलता हूँ, यूनिवर्सिटी जाता हूँ, अपने ऑफिस जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि दरख्त मट्टी से अटे हुए हैं, उन पे कार्बन जमी हुई है, बहुत बुरे हालात हैं। आपको जब फ्रेश दरख्त, ताज़ा पौधे नज़र आते हैं, तो उससे आपके अंदर भी उसमें चेंजेस आती हैं। शहर तो खूबसूरत हो ही जाता है, शहर की खूबसूरती के साथ लोगों में भी उसके असर आता है। तो हम क्यों नहीं ये दरख्तों को धोते? अब स्मॉग के दिनों में तो ख़ास तौर पे मेरे पर्सनल व्यू है कि हमें, चलो रोज़ नहीं तो अल्टरनेटिव डेज, हफ्ते में चलो 2 दफ़ा धो दें। अगर हम इन पार्क्स को, दरख्तों को, सड़कों के किनारे जो लगे हुए हैं, उनको अगर हम धो दें तो उससे भी स्मॉग पे काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। इसके साथ हम अपने बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन बुखारी साहब को खुशामदीद कहते हैं। मल्टी डायमेंशनल है, बेशुमार किस्म के काम कर रहे हैं। एनवायरनमेंट इज़ वन एरिया, फार्मासिस्ट भी हैं और बायोडाइवर्सिटी पे बहुत काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका आने का, टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने दोबारा इज़्ज़त दी और मुझे इस एक स्पेशल टीवी के फोरम पे मदऊ किया, जिससे हम अपने नाजरीन से बात कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी से बात कर सकते हैं, अपने मुल्क से बात कर सकते हैं जी। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ पे टीवी एडमिनिस्ट्रेशन का कि जिन्होंने हमें बुलाया यहाँ पे बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, मसला आपके सामने है, पिछले कई सालों से चल रहा है, हम क्यों नहीं इसको हल कर पाए? मैं अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़, जैसे अभी आपने एक रेफरेंस दिया जी, थोड़ा सा पिछले ज़माने में जाना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल, ताकि जो लोग हमारी उम्र के हमें सुन रहे हैं वो हमारी इस फील्ड टीम का हिस्सा बन जाएं। इधर वो घर के सरबराह हैं या किसी अदारे के सरबराह होंगे या रिटायर हो चुके होंगे या होने वाले होंगे, लेकिन वो एक बिकॉज सरबराह हैं फैमिली के, तो सरबराहान से मेरी पहले हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप इस कैंपेन का हिस्सा बने, अपने बच्चों को समझाएं, अपने वर्कर्स को समझाएं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में हेड हैं तो आप पूरी इंस्टीट्यूशन का जो है वो जिम्मेदारी लें। इसमें वो जो ज़माना था जिसकी आप अभी शुरू में बात कर रहे थे स्टार्ट पे, वो एक आइडियल ज़माना था जब हम स्कूल गोइंग थे। जब हम स्कूल गोइंग थे तो हम सुबह सुबह देखते थे कि उस वक़्त घरों में बच्चों को उठा के जल्दी मस्जिद में भेजा जाता था नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद कुरान पाक पढ़ाया जाता था, मस्जिद के इमाम बताते थे। फिर हम वापस जब आते थे तो उस वक़्त गलियों में एक मश्क लेके ना, माश की पानी ऐसे जो ना स्प्रे कर रहा था, फेंक रहा होता था। और जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाते थे उस वक़्त खाकरूब जो होता था वो सफाई कर रहा होता था। अब ये जो देखें कि ये टाइम का जो उस वक़्त एक था, जो आप कहते हैं कि सेटल था टाइम सुबह सुबह का, अब ना तो खाकरूब उस टाइम पे उठता है, ना ही माशकी अवेलेबल है। हालांकि उस वक्त भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी, बिल्कुल, उनको कोई कंट्रोल करने वाला था। अच्छा, फिर जब हम स्कूल जाते थे 7 बजे, 7:30 स्कूल लगता था, तो उस वक्त तक वो सारे का सारा गलियों का कूड़ा शूड़ा हर चीज़ जो थी वो कहाँ डंप करना होता था, वहाँ तक पहुँच गया था।
और जब हम स्कूल में चले जाते थे उसके बाद वो गाड़ियां उस दौरानिये में उसको शहर से बाहर डंप कर देती थी। एक टाइम टेबल था। सबसे पहले हमने इस टाइम टेबल को डिस्टर्ब किया है। ना हम सुबह नेचर के खिलाफ हम चल पड़े बेसिकली। ना हम खुद सुबह उठते हैं, ना अपने बच्चों को उठाते हैं। और सबसे बड़ा मसला हमारे लिए ये हुआ कि हम कमरों के में भी ही बंद हो गए। बिल्कुल, कमरों में बंद होने से हमें ये हुआ कि मोबाइल में बंद हो गए। जी बिल्कुल सर, कमरों में बंद होने से ये हुआ कि हम कमरे के कस्टोडियन हो गए और एनवायरनमेंट के बाहर की फिजा के कस्टोडियन नहीं रहे। बाहर जो कुछ भी हो रहा है, धुआं है, मट्टी है, मच्छर है, दरवाजे बंद कर दो, हर चीज़ खिड़कियां बंद कर दो, अंदर आ जाओ। लेकिन भाई आप तो अंदर बैठ गए, लेकिन ये जो एनवायरनमेंट आप गंदी करके तो आप खुद अंदर बैठ गए बंकर में, तो बाहर के माहौल को किसने दुरुस्त करना है? बिल्कुल। ये जो थीम है, ये जो सोच है, इसको हमें डॉक्टर साहब वर्कअप करना पड़ेगा। हमें उस अहद में नहीं, हमें उस रूटीन पे वापस जाना पड़ेगा। जमाना जो गुजर गया उस पर वापस तो नहीं जा सकते, लेकिन वो जो एक रूटीन थी उसको हमें दोबारा फॉलो करना पड़ेगा। उसमें हमें हमारा रिलीजन नहीं, सारे रिलीजन, क्रिश्चियनिटी को देखें तो वो भी सुबह सुबह जाके अपने चर्चेज में इबादत करते हैं। इसी तरह हिंदू हैं, सुबह सूरज से पहले वो प्रणाम कर रहे होते हैं वहाँ पे नदी के किनारे। तो दे ऑल पीपल इन एवरी रिलीजन दे लव टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। आपने मुझे एक चीज़ याद करवा दी इससे हिस्ट्री की सर, कि अंग्रेज़ जब यहाँ आया था, ईस्ट पाकिस्तान कंपनी जब उसने बनाई थी, बिल्कुल सर, तो उसने वो सुबह सुबह उठ के दोपहर तक सारे काम कर चुके होते थे। जी बिल्कुल। हमारे जो मुसलमान बादशाह थे वो सारी रात नाच गाना, और फिर उनका नाश्ता जो होता था 2 बजे के बाद, दोपहर के बाद होता था। तो वो जवाल की सबसे बड़ी रीजन बना बस। और यही वो जो है ना, वो जो एक मुगलिया दौर वाली आदत थी जी, वो हमने अपना ली। बिल्कुल। वो अंग्रेज को हम गालियां तो निकालते हैं, सारा को बुरा भला कहते हैं, यार वो सिस्टम दे गया था आपको, मुआशरत सिखा गया था, सिविक सेंस दे गया था, जो कुछ दे गया था आपने, वो जो आपको प्रोसीजर एसओपी बना के दे गया था वो नहीं हमने किया। नहीं जी, अंग्रेज ने बनाया। अभी तक उन्हीं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम वो जो मैं हिस्ट्री वाले बुरा ना मनाए तो बहादुर शाह जफर के कारनामे और मुगल आजम फिल्म देख के बड़े खुश होते हैं। तो जो वो एक्टिविटीज दे गए हम उनको अपनाने की कोशिश करते हैं। बादशाह ऐसे बादशाह नहीं बनते। बादशाह वक्त जो होता है वो रेत पे सोता है, वो खुद पत्थर बांध के गजवात में लड़ता है। और ये काम हमें अब करना पड़ना है अगर हमने अपनी आने वाली नस्लों को इस डिजास्टर से बचाना है। और ये देखें, इतनी वायरल किस्म की बीमारियां हैं कि अल्लाह पाक ने तो ओजोन लेयर जो है ना हमारे बहुत ऊपर बनाई थी, बिल्कुल, लेकिन हमने उसको नीचे ले आए। इसलिए कि जब सुबह डस्ट खाकरूब ने नहीं सुबह सुबह की, और वो डस्ट और जो हमारी फोग है, जो नेचुरल फोग है, धुंध, वो मिक्स होके स्मोक बन जाती है। अब स्मोक में एक तीसरी चीज भी ऐड हो गई है कि अगर सुबह सुबह हम जाएं स्कूल टाइम में बच्चों को लेने के लिए जितनी कन्वेंसेज हैं उन सब के साइलेंसर जो है ना वो मिसफिट है। ये साइकिल रिक्शा चले हुए हैं, ये रिक्शा वाले हैं, और वैगनर, और ये सारों के सारे जो हैं वो सुबह के वक्त, जब वो टाइम होता है कि जब हमें ताज़ा हवा चाहिए होती है, तो सड़कों में इनकी फ्लीट्स दौड़ दे रहे होते हैं। तो वो जो चीज़ है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं पेरेंट्स से ये गुजारिश करूंगा कि जिनके बच्चों के स्कूल 3-4 किलोमीटर के फासले पर हैं उनको पैदल चलना सिखा दें, खुद 1 महीना साथ जाएं, या उनको सवारी ले दें। डॉक्टर साहब, अमेरिका के लोग बड़ी मसाले देते हैं, हाँ, कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इस मामले में पता नहीं हम क्यों नहीं कॉपी करते। वहाँ तो वो येलो बस बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। स्कूल कोई भी बच्चा जो है उसी बस पे जाएगा, वो अपनी गाड़ी पे, कंसेप्ट ही नहीं है स्कूल पे जाने का। डॉक्टर साहब, ये मुल्तान रोड पे मैं परसों पत्तों की जा रहा था, फील्ड प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं वहाँ पे, तो मुझे सुबह अर्ली जाना था, तो मैं डर भी रहा था, हैरान भी हो रहा था कि जो भी बस जा रही है उसकी छत पे बच्चे स्कूल के और कॉलेजेस के चढ़े हुए हैं, और वो कितने खतरनाक तरीके से जा रहे हैं। लारियां जो है वो खड़ी होती हैं बसेस या नहीं होती। तो मैं सिर्फ बात कर रहा था कि जो आपने मिसाल दी फ्रांस की, आई हैव बिन देयर, जब आप लोगों ने मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा था चाइना, पेरी अर्बन एग्रीकल्चर का और पर्माकल्चर का नोट्स लेने, तो मैंने जब रात को फ्लाइट लेट हो गई, तो जब हम वहाँ पहुँचे
तो 10:30 बजे थे। तो मैं रिसेप्शन पे गया, उसने मुझे चाबी दे दी। उसके बाद मैंने कहा आई एम हंग्री। कहती नो वी डोंट हैव अ फूड बिकॉज वी क्लोज्ड एवरीथिंग, रूम सर्विस इज नो मोर। तो पता ये चला कि ये लोग 5 बजे ऑफ हो जाते हैं और 7 बजे तो ये सो जाते हैं। बिल्कुल। इसके बाद खैर मैं सुबह उठा जल्दी, क्योंकि भूख भी लगी हुई थी। तो मैंने देखा बाहर गाड़ियां फिर रही हैं और वो प्रेशर गन के साथ दरख्तों को धो रही हैं, सड़कें धो रही हैं। उस वक्त ट्रैफिक नहीं थे। उस वक्त सब लोग ये उठते हैं, अपना अपना नाश्ता करते हैं और 7 बजे जब हम अपने ऑफिस के लिए जहाँ जाना था हमने, और जब हम नीचे उतरे ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए, तो हमारी गाइड थी। तो मैंने उनसे कहा कि व्हाई नॉट यू कॉल उबर। शी सेड इट्स लेस देन 3 किलोमीटर्स, वी गो ऑन फॉर, लेट्स वॉक, हम पैदल चलेंगे। मुझे अच्छा लगा, और जो स्पीड थी उसकी, जो 18 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए। तो जिस्म भी खुल गया और सारा कुछ। लेकिन उसमें मैंने देखा कि साफ सड़कें हैं और वो दरख्त धोए हुए हैं। और उससे क्या होता है सर कि ये जो आपने बात की शुरू में कि जो डस्ट पार्टिकल्स ऊपर दरख्तों के आ गए, वो उतर गए, फोटोसिंथेसिस तेज हो गई। बिल्कुल। अब जो लाइट गई तो फोटोसिंथेसिस का अमल तेज हो जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन बनाएंगे। अब जिनके ऊपर लेयर ही कार्बन की चढ़ी रहनी है, डस्ट की चढ़ी रहनी है, उन्होंने क्या करना है, स्टोमा कहाँ से निकालेंगे वो आपकी ऑक्सीजन जो है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज अवेयरनेस ये है कि मैं बैरियर टाउन में घर में रहता हूँ, तो हमारी दो सबसे बड़ी बदकिस्मती ये हुई है कि जितनी नई रियल एस्टेट्स लिखनी है उन सब ने ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा लिए हैं। बिल्कुल। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का एक मसला ये है कि दे शेड पोलन्स, और इस तरह के उनमें से वोलेटाइल सब्सटेंसेस निकलते हैं। बैलेंस नहीं रखा बेसिकली सर, कि वो हमारी एनवायरनमेंट के लिए नहीं थे। बिल्कुल। वो एनवायरनमेंट थी जहां बर्फ जमी रहे, जहां टेम्परेचर 20-25 से ऊपर ना जाए। बिल्कुल। अब जब हमारा टेम्परेचर 30 से ऊपर जाता है तो वल्लाह जिस किस्म की वो फ्रेगनेंस उससे निकलती है, वोलेटिलिटी निकलती है, ना हमारा कोई परिंदा उसमें नेस्ट बनाता है। शहद की मक्खी ने छत्ते बनाने छोड़ दिए हैं। हमारी जितनी परिंदे थे वो माइग्रेट कर गए हैं। और इसकी वजह से ये हुआ है कि जितने पॉल्यूएंट्स हैं, जैसे सुंडी है, तेला है, जैसे फसलों को पकड़ता है, तो ये परिंदे तो है नहीं जो खाने वाले थे, वो हमारे सर पे गिरता है, हमारे अंदर घुसता है, और हमें अब वो इफेक्ट करना शुरू हो गया। अब मसला इस बात का इस तरह हल हो सकता है कि हम अपनी प्लांटेशन जो अब कर रहे हैं, हम तमाम प्लांटेशन ड्राइव करने वाले अदारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अपनी इंडिजीनियस प्लांटेशन की तरफ आ जाएं। हमारे वो पौधे जो आपने काट के फेंक दिए, देखें, मैंने कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हो रही थी एक बहुत ही मतलब ब्रांडेड सोसाइटी, रियल सोसाइटी है, इनकलाब बर्पा किया हुआ उन्होंने। तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, हमने बड़े मुझे शौक से बता रहे थे कि हमने अपनी सोसाइटी में, डॉक्टर साहब आपको पता है, अभी तक 97 करोड़ रुपए के प्लांट लगाए। मैंने कहा अच्छा जी, तो आपने 97 करोड़ के प्लांट लगा लिए माशाल्लाह, तो इन 97 करोड़ में अगर लगाएं तो 97 मुझे घोंसले दिखा दें, 97 मुझे नेस्ट दिखा दें, मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा। कहते हैं सर उससे क्या तल्लक है इसका? मैंने कहा यही तो तल्लक है जो आपने खत्म कर दिया। आपने प्रमोट किए वो प्लांट्स जो हमारे हैबिटेट के नहीं थे। बिल्कुल। आपने ना कोई ऐसा प्लांट लगाया जो फ्रूट देता है। आप डरते हैं जी लोग फ्रूट खा जाएंगे, तो खाने दें यार। बिल्कुल। अब ये फ्रूट ट्रीज जो थे ये फ्रूट भी देते थे, ये जितनी हमारे बर्ड्स हैं उनको खुराक भी देते थे, फूड सेफ्टी थी उनकी। अच्छा, वहाँ नेस्टिंग होती थी, उसके बाद एक चहचहाहट थी, पूरा ये है बायोडाइवर्सिटी सर। बिल्कुल। अच्छा, हमने वो उखाड़ फेंके। एक आपको अगर याद हो तो गांव में जाएं तो एक ही बोर्ड का दरख्त होता है। बिल्कुल। या बड़े पीपल का। बैठक उसी को कहते थे, उसके इर्द गिर्द जो है ना सर, उसी के अंदर मवेशी बैठे हुए हैं, उसी के अंदर नीचे हम अपनी चारपाइयाँ डाल के लोग बैठे होते थे, वहीं रिश्ते तय होते थे, वहीं मीटिंग होती थी, वहीं पे सुलह सफाइयाँ, वो बैठक होती थी, सब कुछ पंचायत। अब मेरा नहीं ख्याल कि आप अगर कहीं जाएं तो आपको ऐसी पंचायत और ऐसा दरख्त मिलेगा। अभी हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे दीनानाथ में, तो उनको मैंने एक बड़ा दरख्त उखाड़ के, एक जगह से पीपल का दरख्त था, तो वो उखाड़ के सबसे पहले हमने उस फार्म हाउस में दरमियान में लगाया। वो पहले तो सूख गया फिर, लेकिन ये है कि अब
माशाल्लाह हो गया ठीक। अब कल परसों हम वहाँ गए थे, मैं आपको तस्वीरें भी शेयर करूंगा, तो उन्होंने कहा जी लंच आ गया, खा लें। मैंने कहा जी इसके नीचे 4 पहियां बिछाएं। और बड़े वीआईपी लोग गए हुए थे, लेकिन हमने 4 पहियों पर बैठ के वहाँ खाना खाया। और मैं आपको बताऊं कि उसी वक्त परिंदे भी आए हैं, उसी वक्त नीचे छोटे छोटे वो डॉगी जो रखे तो वो भी आ गए, बिल्लियां आ गई, डक्स आ गई, हमने उनको भी रोटी डाली। सर ये बायोडाइवर्सिटी है। मैं गुजारिश करूंगा कि जितने प्रोजेक्ट्स हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, या प्लांटेशन ड्राइव करना चाह रहे हैं, या पेरी अर्बन एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो काइंडली आप उनका नाम चेंज कर दें, आप उनको बायोडाइवर्सिटी पार्क रख दें। इसमें क्या होगा कि क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूकात बना के भेजा, और ये लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, और हमें एक खूबसूरत तकवीम में पैदा किया है। और कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये तकवीम जो है आपके कर्व्स हैं बॉडी के, और कर्व्स मेड बाय हर्ब्स। तो पौधों के साथ, नबातात के साथ हमारा रिश्ता बन गया ना। और जगह जगह कुरान पाक में और दूसरी मजहब की बुक में भी लिखा हुआ है, जैसे हमारे न्याज भो को, या मतलब ये जो इसको जन्नती पौधा कहा गया, रेहान के नाम से सूरह रहमान में कहा गया है। फिर नखल है, खजूर है, फिर ये आपके मखजूदिन, ये जो हमारा केला है इसके बारे में है, फिर रुमान है। अच्छा, आपने केला का जिक्र कर दिया, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी प्लीज प्लीज बताएं। केले के बारे में लोग ये कहते हैं कि इसको खाने से बंदा मोटा हो जाता है। सर टोटली रॉन्ग, मिसकॉन्सेप्शन है, पता नहीं कौन कह देता है। इतने ज्यादा फायदे हैं केले के भी और केले के छिलके के भी। देखें जी, जो अगर आपने डाइटरी पोटेशियम लेना है, आपकी बॉडी में कम है, तो ये केले से बढ़ के कोई चीज नहीं है। अच्छा, इसके बाद फाइबर लेना है आपने, अगर आपने पैक्टिन खानी है तो इसके ऊपर है जो हम उतार के धागा फेंक देते हैं। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि ये मिनरल से भरपूर है और इंस्टेंट एनर्जी देता है। अच्छा, और सबसे बढ़कर ये कॉस्मेटोलॉजी का प्रोडक्ट है। इसके छिलके से हमने डीएपी को रिप्लेस कर दिया है। ये जो किसान लोग डालते हैं ना, वो सिंथेटिक खाद, इसका छिलका फेस पे मारते हैं तो नेचुरल मास्क है, बेहतरीन मास्क है। अच्छा, अब वो मुझे लोगों ने कहा जी कि आपको माफिया परेशान करेगा। मैंने कहा जी हमारा माफिया से कोई लड़ाई नहीं है। हम तो वो बेचारे फार्मर्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी खाद, उनको ये पिछले दिनों मंडी से हमने 2 ट्रक जो है वो इसके छिलके के, आजकल केला बहुत वाफिर है, तो गला सड़ा केला हमने ला के डंप कर दिया। और उसके बाद जब हम उसको मिक्स करके कंपोस्ट बना के यूज करवाई है, तो डॉक्टर साहब उसके रिजल्ट एस्टोनिशिंग है। तो अब हम ये अब ये पार्क में बाहर टीवी स्टेशन के भी हमने देखा है कि लोगों ने, क्योंकि अब पत्ते जड़ने हैं, वो एक डेरियां बना के रख लेंगे, पीएचए उठा के ले जाएगी, वो बाहर जाके वो डंप कर देगी या जला देगी। जला देते हैं अक्सर। अल्लाह के बंदो, वहीं पे एक गड़ा खोदो, उसको डंप कर दो, पानी डाल दो। अभी जब सर्दियों की सारी बारिश होगी उसके ऊपर, तो दोबारा खोलो और उन्हीं पौधों को दे दो। घरों में पौधे लगाए हुए हैं तो वहां रख दो। आप देखेंगे कि आपके परिंदे वापस आने शुरू हो जाएंगे, नाराज परिंदे वापस आ जाएंगे। तो ये थोड़ी सी हमें इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो एकेडेमिया में है। डॉक्टर साहब, हम जब छोटे थे तो बागबानी की एक बुक पढ़ाई जाती थी। हालांकि हमने कोई, सब ने तो नहीं बन जाना था किसान उसको पढ़ के, लेकिन वो बागबानी की किताब आपको डिसिप्लिन सिखाती थी कि आपने पौधों की हिफाजत कैसे करनी है और पौधों से रिश्ता क्यों रखना है। तो वो जब हम बड़े हुए, थोड़े थोड़े अरसे के बाद वो निसाब ही ख़त्म हो गया। अभी रिसेंटली जो आपने कैंपेन 2019 में शुरू की थी, और पहले स्कूल में हमने एक प्रोग्राम किया था, बच्चों को पौधे लगाने सिखाए थे, तो अब वो कैंपेन यूनिवर्सिटी लेवल तक चली गई है। अब तो जो आपने मीटिंग कराई है रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी से, तो वो तो एग्रीप्रेन्योर कोर्स जो है ना हम डेवलप करके पढ़ाना शुरू करने लगे हैं। उसमें बीबीए के स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ाएंगे हम कोर्स वो, और इकोनॉमी वाले बच्चों को इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ाएंगे कोर्स? इसलिए पढ़ाएंगे कि हमारा गैप है बिजनेस में गैप इस तरह है, ये एग्रीकल्चर के बिजनेस में, कि फार्मर को कुछ नहीं मिल रहा, तो वो बेचारा भिंडी जो है वहाँ पे 8 रुपए किलो बेच देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपने छेड़ दी है, ये मैं जरूर छेड़ूंगा सर, और इस पे हम ब्रेक के बाद आके डिटेल में बात करते हैं इंशाल्लाह। नाजरीन, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, आप मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, आपने एग्रीकल्चर की बात छेड़ दी। हमारी इकोनॉमी
डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। जी सर। वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमी बेस्ड कंट्री है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उस तरह फ़ायदा नहीं उठाया। हमारे अगर हम फार्मर्स का एनालिसिस करें ओवरऑल तो 93% हमारा वो फार्मर है जो 12.5 एकड़ लैंड वाला है सर, जिसमें हम पिछले कई सालों से बात कर रहे थे और हम किसान कार्ड की बात कर रहे थे जो कि अब गवर्नमेंट ने लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन अभी देखना है कि क्या वो वही चीज़ें हैं कि नहीं है। उसके साथ साथ जो लार्ज फार्मर था वो 5% है, लेकिन लैंड होल्डिंग उसके पास 65% है। अब जब गवर्नमेंट कोई भी सब्सिडी देती थी तो मेजर बेनिफिशरी लार्ज फार्मर हो जाता था, स्मॉल फार्मर नहीं हो जाता जी। इसलिए हमने बात की थी कि सब्सिडी अगर आपने देनी है तो किसान कार्ड बना के आप रजिस्टर करें स्मॉल फार्मर को और उनको टारगेटेड सब्सिडी। ये हमारा शुरू से इशू रहा है कि सब्सिडी हम मुख्तलिफ चीज़ों में देते रहे बट वो टारगेटेड सब्सिडी नहीं होती थी। अब आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात उसमें साथ की है, तो आप जो बात कर रहे हैं अब ये जो स्मॉल फार्मर है बेसिकली इनको कोई बेनिफिट नहीं था उसका। जी डॉक्टर साहब, ये जो 2019 से आपके साथ हमने कैंपेन शुरू की बिप के प्लेटफॉर्म से, जो आज 5 साल मुकम्मल होने को हैं, मेरा ख्याल है सितंबर 2019 से शुरू किया था। बिल्कुल। तो 24 में सितंबर आने वाला है, जो कुछ भी गुजर गया 5 साल हो गए। इस 5 साल की हम रिपोर्ट मुरतब कर रहे हैं इंशाल्लाह आपको। अच्छा, उसमें हमने यही दुखती राग पे हाथ रखा था और यही हमने डिसाइड किया था, आपने जो पॉलिसी दी थी इसमें, कि हम जो छोटा फार्मर है उसको लेंगे। किसान की बेटी का एक प्रोजेक्ट चलाया आपने और बड़ा सक्सेसफुल गया। उसमें हमें फिर पूरे का पूरा जो स्टैटिस्टिक्स इकट्ठी करने का मौका मिला वो ये है कि हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है, जो कि 49% के करीब चली गई है, उसमें किसी मंडी में जितनी गल्ला मंडियां, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोई स्टूडेंट नहीं बैठा। बिल्कुल। सारे के सारे बैंकों में MBA करा के BBA करा के इकोनॉमिस्ट बना के सारे के सारे हमने पता नहीं किधर फेंक दिए हैं। बेचारे सिनेमा हॉल में टिकटें बेच रहे हैं, थिएटर्स में बैठे हुए हैं। और असल जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन एग्रीकल्चर है, वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। इवन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के जो ग्रेजुएट्स हैं वो उसमें नहीं है। वो उसमें नहीं। अब हम ये चाह रहे थे कि यार ये मंडियों में कोई ऐसा हम एक स्पेसिमन मॉड्यूल बनाएं कि जिसमें जैसे एक ज़राई बैंक है तो हम किसान का बैंक बना दें, या हम इस तरह बना दें, आड़ती बैंक बना दें, या कुछ इस तरह का बना दें, ना ही वही रख दिए। तो उसमें हमारे BBA के स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे, वो फार्मर को एक मतलब जैसे हमने अभी एक सप्लाई चेन मुतारफ कराई है, वो फार्म फ्रेश सप्लाई। वो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, वो खेतों से फार्मर से डायरेक्ट सप्लाई उठाते हैं। बिल्कुल। उनके वेयर हाउसेस जगह जगह हमने बनवा दी। अब वो क्या करते हैं, वहां से लेके और ऑलरेडी उनके पास होती है ऑर्डर्स। 50 से 60% तो वो वहीं पे सामान दे देते हैं फार्मर्स को लैंड पे ही, इसको पैक कर दें, साइजिंग करके सोर्टिंग करके पैक कर दें, और वहां से उठा के विद इन 20 आवर्स फ्रेश फूड जो है मार्केट में पहुंच जाता है, वहां डिस्प्ले हो जाता है बड़ी बड़ी मार्केटों में। अब ये चीज वो कर रहे हैं बच्चे जो एंटरप्रेन्योर हमने बनाए हैं। ये कॉलेजेस स्टूडेंट्स के बच्चे हैं जो हमारे साथ इंटर्नशिप करने आए थे। हमने उनसे कहा नहीं, इंटर्नशिप ना करो, रोजगार बनाओ। बिल्कुल। अब इन बच्चों के साथ अगर हम अलाय कर देते हैं, या हम अपने आड़ती हजरात से कहते हैं कि यार एक बच्चा अपॉइंट कर लें। अच्छा, आपने जो बात की आड़ती हजरात के बच्चा अपॉइंट करने की, इंजीनियरिंग काउंसिल जब बनी थी और इंजीनियरिंग काउंसिल ने जब इंजीनियर्स को रजिस्टर्ड और कंपनियों को रजिस्टर्ड करना शुरू किया था, तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज थी वो जब रजिस्टर्ड होती थी तो उनके पास इंजीनियर एम्प्लॉय होना मस्ट होता है। इस तरह इंजीनियर जो उनको ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू लाजम है। फार्मेसी काउंसिल ने भी इसी को कॉपी किया, हमने बिल्कुल ऐसे, और फार्मेसी में भी यही हुआ कि हर फार्मेसी आप खोल ही नहीं सकते बगैर फार्मासिस्ट के। जी बिल्कुल। लेकिन हमने एग्रीकल्चर साइड पे, ये एग्रीकल्चर में दोनों जगहों पे हमें डायलेमा है। हॉर्टिकल्चर का जितने स्टूडेंट्स हमारे फार्गुल तहसील हो रहे हैं, न्यूट्रिशन के हो रहे हैं, ना तो हम किसी, इतनी नर्सरीज बनी हुई हैं और वो क्वेकरी है सारी। बिल्कुल। वहाँ पे किसी नर्सरी को लाइसेंस ना दें, सेल की इजाजत ना दें जब तक कि वो हॉर्टिकल्चरिस्ट को अपॉइंट ना करें। बिल्कुल। हमारे बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली एक जो लाइजोन बन जाएगा, कंसोर्शियम बन जाएगा इनका आपस में। अच्छा, दूसरा ये है कि
कोई भी मंडी में अगर आड़ती ज़राअत ने अपना सेटअप बनाया हुआ है तो वहां पे उसकी किसी किस्म की बैंक अकाउंट और ये वो उसका इशू ना करे FBR उसको लाइसेंस सेल एंड परचेज का, जब तक कि वो BBA का स्टूडेंट ना बैठाए। तो मैं कहता हूं कि ये काया पलट जाएगी। कैसे पलटेगी कि वो जो पर्सनल जो कहते हैं ना कि माफिया ब्लैकमेल कर रहा है फार्मर को, वो खत्म हो जाएगा। अब 300 रुपए किलो अगर आपको भिंडी मिल रही है मार्केट में अपने घर के पास, तो डॉक्टर साहब वो जहां कंपाउंड से उठाई है ना फार्मर से, उससे 10 रुपए किलो उठाई है। अब ये 290 रुपए जो है जो आप पे कर रहे हैं, आपका क्या कसूर है कि आप अपने बच्चों को 10 रुपए वाली भिंडी 290 में 300 रुपए में खिला रहे हैं। तो हम यही पेरी अर्बन एग्रीकल्चर और फार्म फ्रेश सप्लाई के छोटे छोटे यूनिट्स का था कि सारे खेत उठा के तो हम नहीं ला सकते, जहां जहां हमें जगह अवेलेबल है रियल सोसाइटीज में, या ऑर्नामेंटल प्लांट्स पे छोड़ो यार, छोटी छोटी सब्जियां लगा दो, वो माली जो टेक केयर करेगा वही उसके पैसे ले लेगा। डॉक्टर साहब, अगर हम आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, इन चीज़ों को अगर हम देखें, अदरक, जी बिल्कुल, ये वो चीज़ें थी जो बहुत सस्ती मिलती थी। आपको 5 रुपए 10 रुपए किलो से ज्यादा, अब ये 100 से ऊपर है। इसीलिए कि चस्का लग गया ना लोगों को, फार्मर से उतने ही पैसों में लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का कभी क्रश कर देते हैं, कभी उसकी कमी कर देते हैं, कभी ज्यादा कर देते हैं। अब अगर जब आप उस पर चेक एंड बैलेंस आ जाएगा ना, तो आप देखेंगे कि ये आप जो 300 रुपये ले रहे हैं वो आपको 150 रुपये मिलेगी। मैं आपको अगर कहूँ कि जी मैं ज़मीन पे मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आप सोसाइटी के 10 घर जो हैं मुझे ऑर्डर दे दें फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे मुझे ऑर्डर्स प्लेस कर दें, तो मैं अपनी गाड़ी में डिग्गी में रख के ले आऊँगा, मैं आपको पूरे हफ्ते की सब्जी दे दूंगा। और मैं कहता हूँ कि पूरे हफ्ते की सब्जी अगर फार्मर से हम पैक करवाएं ना 5 किलो या 6 किलो, इतनी होती है, वो 1000 रुपये दे दें तो वो उल्टी छलांगे लगाएगा, क्योंकि वो 1000 रुपये की तो मन दे रहा है, 1000 रुपये की तो ट्राली गाजरों की ले जानी उन्होंने उससे। तो अगर ये रिश्ता आप कायम कर लेना डायरेक्ट अपना फार्मर से, वो बेचारा साइकिल पे जैसे ये दूध देने आते हैं गाँव से, वो सब्जी देने आपके घर आ जाएगा। करके तो देखें, तो उसको खुशहाल करें, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है कि जिसके साथ पिछले 70 साल से हम ज्यादती कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो उसको बिजली फ्री देने में मूड में नहीं है, गवर्नमेंट उसके बच्चों को पढ़ाने के मूड में नहीं है। अगर वहाँ पे उन्होंने स्कूल खोले भी देहात में तो चौधरियों ने वहाँ पे डंगर डाल दिए, तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम जब जाते हैं तो वो रोते हैं, वो देखते हैं हमारी तरफ कि ये किस दुनिया से आ गए हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सर अवेयरनेस आ रही है। अब ये टाइम है। आपने ये साइकिल पे, लेकिन अगर हम बचपन में आपने देखें तो रेडियाँ आती थी, चीज़ें बिल्कुल आती थी, अब भी रेडियाँ हैं, ये नहीं कि नहीं है, और अब तादाद बहुत ज्यादा है। उस वक्त तो 1 या 2 रेडी होती थी, बिल्कुल आती थी गलियों में। और रेडी पे जो आती थी, एक तो फ्रेश होती थी और सस्ती होती थी। अब रेडी वाला भी बहुत महंगा है, वो फ्रेंचाइज हो गई है, वही ना, इन आड़तियों ने ही वो रेडियां रख ली। तो वो ट्रक जो है वो वहाँ ढेर नहीं लगाते, अब वो अच्छी अच्छी सब्जी इनको देते हैं और ये ज्यादा महंगी बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है पोश इलाके किधर है, पेइंग कैपेसिटी कहाँ पे है, वो ले जाते हैं। तो वो ये चीज़ है। दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम अब इस पे बात कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी में, कि हम ना सोशल मीडिया पे ना एक सेगमेंट वाइज, एरिया वाइज जो है ना एक नेटवर्क डेवलप करें फार्म फ्रेश सप्लाई का। जैसे हमने कसूर में अभी सब्जी का एक फॉर्म बनाया है, जिसमें हमने बिल्कुल किसी किस्म की कोई पेस्टिसाइड नहीं डाली, कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला, ऑर्गेनिक, बिल्कुल ऑर्गेनिक। उसकी परसों हम जाके कर रहे थे, पालक उगाई है, बाथू उगा है और मूंगरे हैं। तो मैं कच्चे खा रहा था तो मुझे मजा आ रहा था, और मेरे साथ वाले लोग, और इस तरह पत्ता उस तरह से जैसे रेशम का पत्ता होता है। तो अब वो चीज़ जो है वो मैं ये चाह रहा था कि मैं बच्चों से कहा, मैंने कहा यार आप इस तरह करें, कसूर के इर्द गिर्द जो है ना जो सोसाइटीज़ हैं, इनमें एक ब्रोशर दे आए कि सर संडे को यहाँ सुबह सब्जी फ्रेश आप ले सकते हैं हमारे से, तो इसकी आउटलेट बाहर बना लें। तो जब हमने उसका जो हमारा खर्चा हुआ है, रेट निकाला है सारा कुछ, तो मैं अगर आपको बताऊं तो पालक जो है वो 25 रुपये किलो हम दे दें तब भी हमें बहुत ज़्यादा बचत होती है। और साग का मौसम आ जाए ना, साग 300 रुपये किलो पिछले साल बिका था, और उसको उगा के सारा कुछ हम खुशी से उसको 60 रुपये किलो दे सकते हैं। फार्मर देगा, खुशी से देगा, और वो है भी ऑर्गेनिक।
अब आप खुद सोच रहे हैं कि हमने महंगाई खुद की या कि की जाती है। ये मसनूई इकोनॉमी है सारी, इसलिए हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं एग्री इकोनॉमी, एग्रीप्रेन्योरशिप बच्चों को, बीबीए स्टूडेंट्स को, इकोनॉमिक्स को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बच्चों को, ताकि वो ब्लॉकचेन बना लें, सोर्स का पता हो। डॉक्टर साहब आपने कसूर का जिक्र किया, तो कसूर के पास मेरा भी एक गांव है जी माशाल्लाह। तो मैं काफ़ी अरसे बाद उस गांव में गया, तो मैंने सोचा कि यहाँ से फ्रेश सब्ज़ी लेके जाता हूँ। जब मैंने सब्ज़ी देखी और कीमत पूछी, आई वॉज शॉक्ड। लाहौर से महंगी थी। लाहौर से महंगी। मैंने उनसे पूछा कि महंगी क्यों है? जी लाहौर से आती। देख लें, मैंने कहा यहाँ की ज़मीनों ने सब्ज़ी देनी बंद कर दी है कि लाहौर से आती है। वो मेहनत नहीं करते जी, अब मेहनत करते क्योंकि उनको पूरी नहीं पड़ती। मेहनत का इशू नहीं है, वो भी ये हमारा मीडिया आने का जो है ना, अच्छा, सबसे बड़ा लॉस ये भी हुआ है कि वो लिंक हो गए कि अच्छा जी मार्केट में ये रेट है, लाहौर में ये रेट है, तो हम भी यही बेचेंगे, होगी वहीं की। बिल्कुल, ये गलत है, ये कंट्रोल चाहिए। ये जब तक, जैसे पहले लाहौर में दूध और दही की एक प्राइस होती थी, हाँ जी बिल्कुल, कराची में फ़र्क होता था। यहाँ तो अब बहुत ज़्यादा है। यहाँ फ़र्क कराची की नकल में मीडिया आने के बाद वो ले आए जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ भूल गए कि कराची में जो दही मिलती है उसमें पानी नहीं होता। हाँ जी, यहाँ तो 40% उसमें पानी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने फ़र्क किया तो कम से कम उसको भी तो इम्प्लीमेंट करो। नहीं करेंगे, ये क्वालिटी और वैल्यू एडिशन जो है इसमें हम फार्मर को नहीं सिखा सके। और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है, हमारी बच्चियां माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो ऑर्गेनिक कॉस्मेटोलॉजी जो है, बिल्कुल इसको हमें प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी हमारे कॉस्मेटिक्स हैं बिक रहे हैं, बड़े हाईली ब्रांडेड बिक रहे हैं, वो सारे हराम चीज़ों से बनते हैं। और हमारी ज़मीन पंजाब की, पाकिस्तान की और हाईलैंड्स की इतनी अच्छी है कि ये इस कदर ज़रखेज़ है कि हम अपने कॉस्मेटोलॉजी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे खुद कल्टीवेट कर सकते हैं, हार्वेस्ट करें, उनकी आगे चीज़ें बनाएं। और हमारे साहिवाल में आपको जानते हैं कि वो बीबी बना रही हैं ऑलरेडी। और इसी तरह हमने सखर में शुरू कराया है, इस्लामाबाद में एक हमारी बहुत अच्छी लेडी दोस्त हैं, वो बना रही हैं। तो ये अवेयरनेस आ रही है और उसका असर बहुत अच्छा है, और लोकल चीज़ों से बना रही हैं वो, और बहुत सस्ती भी हैं वो, और उसका मतलब उसका कंट्रोल बड़ा अच्छा है स्किन के ऊपर। तो इसकी तरफ भी हम जाना चाहते हैं। तीसरी चीज़ जो है स्पाइसेस एंड हर्ब्स जो हमारे हमें अपना फ्लेवर और अरोमा जो है वो रिस्टोर करना है, और उसकी रिस्टोरेशन के लिए ज़रूरी है कि हम बायोटेक्नोलॉजी के बच्चों को साथ लेकर जिनोमिक्स पे काम करें। और इसी तरह से हमें टेक्नोलॉजी में फार्मर्स को आगे लेके आना है, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी लाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लाएं या फार्मर टेक से लाएं या इससे एग्री टेक से लाएं, तो हमें उनको अवेयरनेस देने की हाइब्रिड चलना चाहिए। और अपना सीड बैंक जो है उस पे मुहाफिज बिठा दें, क्योंकि ये अगर हमसे निकल गया तो वो मर्जी का बीज देंगे, मर्जी की अमाउंट देंगे, और साल में एक ही दफ़ा देंगे, दूसरी दफ़ा नहीं देंगे। तो हमें उस भी क़यामत से बचना है। लिहाजा मेरी अपील है गवर्नमेंट से भी और दूसरे लोगों पे, प्राइवेट अदारों से, कि वो अपने अपने जहाँ तक रिसोर्सेज हैं वो सीड बैंक की साइट्स बनाएं। और फार्मर्स अभी भी हमारे पास ऐसे हैं कि जो सीड जो है आपको दे सकते हैं। और रिसेंटली हमने मुख्तलिफ जगहों पे सीड्स लगाए हैं अपने। तो मतलब मैं कहता हूँ कि जो घर में हमने फ्रूट रख के या सीड उसके निकाले थे वो ज़्यादा अच्छे उगे हैं जो कि हमने बाजार से लिए, बिल्कुल पेंटेड जो हैं। तो ये भी फ़र्क मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किसी किस्म के मतलब इस चीज़ का एम्बैरस होने की ज़रूरत नहीं है कि जो सीड हमारे घर में है वो नहीं उगेगा। तो अपने घर के जितने, जब सब्ज़ी बनाते हैं या करेले जैसे हैं, उनके बीज निकाल देते हैं, तो अगर बीज आपके पास सिक्योर हो सकते हो तो आप उनको इकट्ठा करके रख लें, और जब भी आप कहीं से गुजरें किसी नर्सरी वाले के पास या तो वो बीज दे दें। तो एक अभी हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा था कि जब आप जब रास्ते में फ्रूट खाते हैं जैसे, तो वो सड़क के किनारे मट्टी में फेंक दिया करें, उग जाएंगे यार। तो ये बड़ी अच्छी एक ऑब्जर्वेशन थी ये बात। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी नॉर्दर्न एरिया ट्रैवल किया है, मैं भी गया हूँ गिलगित। सर मैं बचपन में गया था, जो देखा वो और था। फिर दरमियान में एक दफ़ा गया, चेंज नज़र आई, लेकिन अभी 2 साल पहले जब मैं गया हूँ तो टोटल चेंज थी। सर इन्वायरमेंट का बेड़ा गर्क करने में हमारा अपना हाथ है। हुंजा वैली जो किसी ज़माने में बड़ी खूबसूरत वैली के नाम पे मशहूर थी जी, वहाँ पे सड़क के किनारे चंद दुकानें होती थी, कुछ नहीं होता था पहले।
अब इतने होटल्स बन गए, इतना ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो गया जी। अब उसके इर्द गिर्द जो असल खूबसूरती थी उसकी, वो ग्रीनरी थी। ये है पोल्यूशन, वही ना, और ये मैन पोल्यूशन। बिल्कुल। और झील सैफुल मलूक देख लें और मरी देख लें, ऊपर कटराटा तक अब ये फैल गई है। उस पोल्यूशन का असर नीचे तक आया है। बिल्कुल। पानी कम हो गया। हमारे जो सैटेलाइट से हम देखें तो ग्लेशियर्स का बहुत बुरा हाल है। रेजरवायर्स जो हैं वो हमारे जो हैं वो इस शॉपर से भर गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये हुआ है कि वहाँ से जो चीज़ें हैं वो पहले उनकी अपनी नेचुरल होती थी। मुझे याद है जब हम बिल्कुल, मैं स्टूडेंट था प्राइमरी का, अपने दादा के साथ जाता था मरी, तो वहाँ ब्राइलर होते सफ़ेद रंग के थे वो भी मुर्गे मुर्गियाँ, नथिया गली में पूरा फार्म था। तो मतलब बड़े बड़े होते थे, लेकिन वो खाना दूसरा ही खाते थे, ये वाला नहीं था। लोग बड़ा अच्छा गोश्त होता था उनका। फिर आहिस्ता 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 अब वो सारी चीज़ें वही हैं जो लाहौर में लक्ष्मी चौक में मिल रही हैं। तो मरी जाने का फ़ायदा क्या हुआ? ऊपर उनकी हमने तो जो उनकी कल्चरल डिशेज है ना वो नहीं आप पसंद करते, क्योंकि वो बेचारे बना नहीं सकते, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। हालांकि वो खाएं तो आप ज़्यादा इंजॉय करें। इसमें सर जो आपका सवाल है उसमें जो सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है कि इनको गॉड गिवन थी ये सारी वाइल्ड फ्रूट्स, वाइल्ड प्लांट्स। इनको किसी ने नहीं सिखाया कि यार इस प्लांट की जो एज है वो कम हो रही है, या इस प्लांट की फोर्टिफिकेशन करनी है, या नीचे दौरी बना के इसमें कंपोस्ट डाल दो यार ताकि ये सर्वाइव करे। किसी ने नहीं किया, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको जंगली तौर पे दिया हुआ था, और वो उसकी अब जो एरोजन ऑफ सॉइल हो रही है, डिट्यूरेशन हो रही है, तो वो दरख्त भी गिर रहे हैं, प्लांट ट्रीज कम हो रहे हैं। अब उन्होंने सोचा कि ट्रीज तो हमारे पास रहे नहीं है, इधर होटल बना लो या इधर बाजार बना लो। अब भाई बाजार तो हम क्या देखने जाते हैं, वहाँ का ही हम हैंडीक्राफ्ट्स लेने जाते हैं, या वहाँ का ड्राई फ्रूट लेने जाते हैं, या दूसरा ताज़ा फ्रूट लेने जाते हैं, लेकिन दरख्त ही नहीं रहेंगे। और अगर उनकी भेड़ बकरी नहीं रहेंगी, पानी भी इवन, पानी भी इवन नहीं रहेगा। बचपन में गया था छोटे होते, तो जो दरिया था वो फुल पानी से भरा हुआ था। अब कम है। फिर जब मैं सेकंड टाइम गया तो फिर भी पानी था, लेकिन कम था। अब जब मैं अभी रिसेंटली गया हूँ तो वो खुश्क था। खुश्क है वो तो। अब वो तो दरिया के कटाव के ऊपर ही। बिल्कुल। ये स्कर्दू में आप देखें ना तो वो कहते हैं जी आप आ जाएं रेगिस्तान में। बिल्कुल। वो डेजर्ट नहीं है, वो दरिया का कटाव है, वो खाली जगह कर गया है, तो वो रेगिस्तान बन गया स्कर्दू में। अब मतलब बंदा सोचे कि यार मैं हाईलैंड पे गया हूँ, वहाँ डेजर्ट है, तो ये डेजर्ट वही है कि पानी का हमने खुद ही रास्ता बंद कर दिया है। तो ये चीजें सर अब मारखोर को हम मारते जा रहे हैं, मतलब अजीब अजीब हमारी कहानियां हैं। तो इसको जो बायोडाइवर्सिटी है ना सर, इसको और सस्टेनेबिलिटी जो है रीइंस्टेट करने की, इसको सर आप कोर्सेज में लेके आए सर, बच्चों को पढ़ाएं। ये मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि ये प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट कर। बिल्कुल। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि थोड़े अरसे के बाद आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी और आपके पास डिमांड्स आनी शुरू हो जाएंगी कि हर यूनिवर्सिटी, हर अदारा और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपसे डिमांड कर रहे होंगे कि सस्टेनेबिलिटी मैनेजर दें जी। वो क्यों ज़रूरत पड़ जानी है? क्योंकि जितना हमारा पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारी जो खुराक की डिमांड बढ़ रही है, मेडिसिन की डिमांड बढ़ रही है, और पौधों की हिफाजत, फसलों की रखवाली, रिस्टोरेशन, इसके लिए किसी बंदे को कुछ पता नहीं है। और इसको अगर कोई बना सकता, अब मुझे ये बताएं कि सस्टेनेबिलिटी पढ़ाने वाले लोग कितने हैं? है ही कोई नहीं, कोई कोर्स नहीं हमारे पास। तो इसी वजह से हम मार खा जाएंगे फिर अगले 10-20 साल। और अगर हम उस पे ना गए तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का वो जो आखिरी पैरा है कि जीरो हंगर वाला जो चैलेंज है, हम पूरा नहीं कर सकेंगे। 2030 टारगेट है, 6 साल रह गए। नहीं जी, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और हमने अभी तक बेसिकली कुछ भी नहीं किया। 5 साल प्रोग्राम भी नहीं बनाया, और 25 शुरू हो गया, 30 आने वाला है। और ये जो प्लेनेट लिवेबिलिटी है, ये भी हम पूरी नहीं कर रहे। और अपना प्लेनेट हमारा 30% जो है ना, जो हमारा पाकिस्तान का है, वो डिस्टर्ब हो गया है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसका सबसे बड़ा अल्लाह पर मतलब वो वक्त ना लाए, लेकिन नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ज्यादा आने वाले हैं। क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होती है, बायोडाइवर्सिटी को आप डैमेज करते हैं, तो कुदरत इंतकाम लेती है। और वो कुरान पाक में भी है कि ज़लज़ले आएंगे। हम आपको वो झटके ना खाने से बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इस बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर कर लें,
अपने आप पे भी रहम करें और अल्लाह की मखलूक पे भी रहम। आपने बहुत सही बात की प्रोग्राम का, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, टाइम निकालने का। हम फिर दोबारा प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो एक प्रोग्राम में कवर नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नाजरीन, हमने अपने साथ खुद ज़्यादती की है। नॉर्दर्न एरिया जब पाकिस्तान बना था तो 80% फॉरेस्ट था, जो कि कम होके ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की अब बात करें तो 4% है फॉरेस्ट, जबकि बैलेंस के लिए आपको मिनिमम 20% रिक्वायर्ड है। जो डॉक्टर साहब ने आखिर में बात की कि जब तक हम बैलेंस क्रिएट नहीं करेंगे, रेस्टोरेशन नहीं करेंगे, हमारा एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा। और लाहौर में अगर हमने स्मोक से निपटना है तो मेरी गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि कल से ही शुरू कर दें शहर को धोना। कम से कम सुबह सफाई का टाइम जो है वो रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होना चाहिए। ये 4 घंटे पूरे शहर को धोएं, साफ़ करें। उसके बाद जो है ना, ये सफाई का अमल जो है ना, वो ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब करता है और भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। अल्लाह हाफिज़।